70,000 से अधिक मौतें, 1,71,000 से अधिक घायल, 23 लाख से अधिक लोग घर छोड़ने पर मजबूर, 70% से ज्यादा इमारतें जमींदोज। ये सिर्फ गजा में तबाही के आंकड़े भर नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक की कहानी है, जिससे दुनिया ने या तो आंखें मूंद ली हैं या फिर अफसोस जताकर आगे बढ़ लिए। लेकिन अब पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। वही हमास जो खुद को फिलिस्तीनियों का रखवाला बताता है, लेकिन उनकी बर्बादी के लिए उतना ही जिम्मेदार माना जाता है जितना इजराइल। तो क्या वाकई फिलिस्तीन को हमास से अलग किया जा सकता है? क्या वाकई उन आंखों को उम्मीद दिखने लगी है जिन्होंने अब तक सिर्फ बर्बादी देखी है? और एक आखिरी सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज पाने का सपना अब पूरा होता भी कुछ संभव नजर आ रहा है? आज बात इन सब पर करेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को ऐलान किया कि हमास और गजा के अन्य हथियारबंद गुट हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक उनके बनाए बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के साथ समझौता कर लिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद गुटों को पूरी तरीके से हथियार छोड़ने पर ऐतिहासिक समझौता किया है। ये स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ये समझौता गजा में एक नई फिलिस्तीनी सरकार बनाने की दिशा में अहम कदम है, जो फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही इजराइल को वो सुरक्षा मिलेगी जिसका वो हकदार है, क्योंकि गजा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर नहीं किया जा सकेगा। ट्रंप ने इस समझौते को गजा में अपने 20 पॉइंट पीस प्लान की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। ये भी कहा कि जैसे जैसे हमास हथियार छोड़ता जाएगा, इजरायली सेना गजा से पीछे हटती जाएगी। इसके बाद एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गजा की सुरक्षा संभालेगी। ट्रंप ने समझौते में मध्यस्थता के लिए मिस्र, कतर और टर्की का भी आभार जताया। अंत में ट्रंप ने इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दी। पर क्या सब कुछ अचानक से इतना हसीन सा हो गया जितना ट्रंप की पोस्ट से लग रहा है? क्या वाकई गजा में दशकों से चला आ रहा मानवीय संकट खत्म हो गया? हाँ, इस दिशा में एक बड़ा कदम जरूर बढ़ा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि काम अभी बाकी है। पेच अभी कई सारे अटके हैं। सबसे पहले हमास ने कहा है कि समझौता हथियार छोड़ने का नहीं, बल्कि उस कमेटी को सौंपने का है जो गजा का प्रशासन संभालेगी। ये कमेटी भी ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा है। इसका नाम नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा रखा गया है। इसमें फिलिस्तीन के लोग भी शामिल होंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि यह समझौता हुआ कैसे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस और हमास के लीडर्स के बीच काफी समय से मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत चल रही थी। मिस्र, कतर और टर्की के साथ अमेरिका इस बातचीत में मध्यस्थता करा रहा था। हमास को हथियार छोड़ने के लिए मनाना इस बातचीत का सबसे अहम और कठिन मसला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमास इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उसे झुकना पड़ा। इसके बाद 30 जुलाई को हमास, बोर्ड ऑफ पीस और मध्यस्थता कराने वाले देशों के बीच हथियार छोड़ने पर औपचारिक समझौता हुआ। अभी भी गजा में आगे की योजना पर बातचीत जारी है और इस पर आगे और मीटिंग्स अभी होंगी। तो ये तो हो गई बैकग्राउंड की बात। अब जानते हैं कि समझौते में है क्या क्या। कतरी मीडिया अल जजीरा और ब्रिटिश मीडिया BBC ने समझौते की कॉपी के हवाले से इसकी कुछ डिटेल्स दी हैं। इन डिटेल्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते में ये बातें शामिल हैं। हमास और उसके दूसरे सहयोगी गुट गजा में हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। हथियार छोड़ने का रोड मैप 14 दिनों के भीतर तैयार किया जाएगा। इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बॉडी की मंजूरी और सभी पक्षों की सहमति के बाद टाइम लिमिट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने सहमति दी है कि एक नेशनल कमेटी गजा का कामकाज संभाले और वहां इंटरनेशनल फोर्सेस तैनात किए जाएं। नेशनल कमेटी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के काम शुरू करने के बाद हथियार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेशनल कमेटी ही इन हथियारों की इन्वेंट्री और स्टोरेज की देखरेख करेगी। इंटरनेशनल वेरिफिकेशन कमेटी इसकी निगरानी करेगी। फिलिस्तीनी गुट भी इसका हिस्सा होंगे। समझौते में साफ है कि हथियार इजराइल या किसी गैर फिलिस्तीनी संस्था को नहीं दिए जाएंगे। हथियारों को रखने का अधिकार केवल नेशनल कमेटी के पास ही होगा। सबसे पहले पुलिस के हथियार सौंपे जाएंगे, फिर गजा में छोटे ग्रुप्स से हथियार लिए जाएंगे। इसके बाद हमास अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना शुरू करेगा। माना जा रहा है कि इस प्रोसेस में काफ़ी समय बेशक लगेगा। इसके बाद भारी हथियारों को हटाने या बेकार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के तहत गजा में सभी तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ रोकनी होगी। शर्त है कि ना तो हमास और ना ही इजराइल
प्लान के अगले फेज में बढ़ेंगे जब तक दूसरा अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर लेता। इसके पहले जुलाई की शुरुआत में हमास ने गजा के एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल छोड़ने का ऐलान किया था। अब हथियार छोड़ने पर भी बात बन गई है, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमास ने कहा है कि वो हथियार तभी छोड़ेगा जब इजराइल गजा से अपनी सेना हटाएगा। अब ट्रंप ने तो कह दिया है कि इजराइल इसके लिए तैयार है, रेडी है, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। बल्कि इजरायली मीडिया में खबरें ये भी हैं कि इजराइल पूरी तरह से इस समझौते के पक्ष में भी नहीं है। उसे यकीन नहीं है कि वाकई हमास कभी अपने हथियार छोड़ भी सकता है। समझौते के खिलाफ विरोध की आवाज़ें हमास के सहयोगियों की तरफ से भी आ रही हैं। अल जजीरा के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के एक हथियार बंद गुट ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच समझौते की खबरें गलत हैं। जो शर्तें बताई जा रही हैं उन्हें लेकर उसे कुछ आपत्तियां हैं, यानी भरोसे की कमी दोनों तरफ है, ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ है। कहानी इतनी भर नहीं, अगर हमास अपने हथियार छोड़ता है तो ये गजा में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव होगा। फिलिस्तीन के लोग सालों से बस हथियारबंद लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच फंसे हुए हैं और चारों तरफ अपने बस तबाही का मंजर देखने पर मजबूर हैं। अपने घर, मोहल्ले, शहर को लगातार उन्होंने मलबे के ढेर में बदलते देखा है, अपनों को उन्होंने खोया है। इस जंग में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी हमले के बाद उसने गजा में जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाए उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। गजा पूरी तरह तबाह हो गया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 70,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालांकि इसमें कितने आम लोग हैं और कितने हथियारबंद लड़ाके, इसकी जानकारी अभी नहीं है। हज़ारों की तादाद में फिलिस्तीनी बेघर हुए। इनमें से कईयों को मिस्र, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन जैसे दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने इसे युद्ध अपराध मानते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री ओआव गैलेंट के साथ साथ हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद देव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहम्मद देव की हाल में इजरायली हमले में मौत हुई। इसलिए जब ट्रंप ने पिछले साल हमास और इजराइल के बीच सीज़फायर कराया और गजा पीस प्लान अनाउंस किया तो वो उम्मीद की एक बड़ी किरण थी। अब ये भी जान लेते हैं कि ट्रंप का पीस प्लान असल में था क्या। 29 सितंबर को ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर गजा में शांति लाने के लिए 20 पॉइंट का ये प्लान प्रपोज किया। इसमें कई चरणों में लागू होना था। इस प्लान की जो मुख्य बातें थी वो आपके सामने रखते हैं। मुख्य बातें ऐसी थी कि गजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, लोगों की भलाई के लिए गजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह भी बात थी कि इजराइल और हमास तुरंत युद्ध खत्म करेंगे, हमास बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल सेना तय लाइन से पीछे हटाएगा। जो लड़ाके हमास छोड़ेंगे उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और उन्हें दूसरे देशों में जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। ये भी इसमें शामिल था। यह भी था कि गजा पट्टी में तुरंत मदद भेजी जाएगी, बुनियादी ढांचे और अस्पतालों को वापस बनाया जाएगा, मलबा हटाने और सड़क खोलने जैसी ज़रूरी मदद भी तत्काल की जाएगी। गजा का प्रशासन एक टेम्परेरी नॉन पॉलिटिकल फ़िलिस्तीनी कमेटी चलाएगी। इसमें योग्य फ़िलिस्तीनी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट शामिल होंगे। इसकी देखरेख बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। बोर्ड के अध्यक्ष खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये प्रस्तावित था। इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व PM टोनी ब्लेयर समेत कई अन्य सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया गया था। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और UAE जैसे देश इसके शुरुआती सदस्य बनने प्रस्तावित थे और भी कई देशों को सदस्य बनने का निमंत्रण दिया गया। शर्त रखी गई कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए $1 अरब देने होंगे। पहले 3 साल के लिए बिना किसी फीस के भी मेंबर बन सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे कुछ देशों ने इसमें जुड़ने से हिचकिचाहट दिखाई थी, चिंता जताई थी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियम कमज़ोर होंगे। अब पीस प्लान पर वापस आते हैं। प्लान में आगे शर्तें ये शामिल थीं कि बोर्ड ऑफ पीस गजा के विकास का फ्रेमवर्क बनाएगा और इसकी फंडिंग की देखरेख भी करेगा। यह तब तक होगा जब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी सभी ज़रूरी सुधार नहीं कर लेती। अगली बात थी कि हमास और उसके दूसरे गुट गजा के प्रशासन में किसी भी तरह से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। सभी मिलिट्री और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया जाएगा। इसमें अंडरग्राउंड सुरंग और हथियार बनाने और स्टोर करने के फैसिलिटीज़ भी शामिल होंगे। गजा को सेना मुक्त बनाने की प्रक्रिया इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की देखरेख में होगी। रीजनल पार्टनर्स इस बात की गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे और अपने पड़ोसियों या अपने लोगों के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे। इसके अलावा बात थी कि अमेरिका अरब देशों और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक टेम्परेरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF बनाएगा, जिसे तुरंत गजा में तैनात किया जाएगा। ये फोर्स गजा की नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देगी। इजराइल गजा पर कब्जा नहीं करेगा। जैसे जैसे ISF का कंट्रोल बढ़ेगा, इजराइल सेना पीछे हटेगी। साथ ही अमेरिका शांति से एक दूसरे के साथ रहने की सहमति बनाने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत शुरू कराएगा। कागजों पर तो ये पीस प्लान बहुत ही परफेक्ट लगता है, लेकिन इसे ज़मीन पर उतारने की चाल अभी भी बहुत धीमी है। साल भर बाद जाकर हमास के हथियार छोड़ने पर सहमति बनी है, उस पर भी अमल होना बाकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम फिलिस्तीनी भी इसे लेकर ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि अब वो शांति की उम्मीद खो से रहे हैं।
उन्हें यकीन नहीं है कि सब कुछ कभी ठीक हो भी सकता है। बीबीसी के मुताबिक कई फिलिस्तीनियों ने ऑनलाइन या फिर मीडिया के जरिए अपनी निराशा जाहिर की है। तो क्या इस नए समझौते से भी गजा में शांति नहीं आ पाएगी? आगे राह कितनी मुश्किल है, हमने जानकारों से जाना। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हालात ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। पहली बात तो, क्या इजराइल अपने सिपाही हटाएगा, क्योंकि वो भी एक शर्त है। दूसरी, अ, हमास ये भी कह रहा है कि कुछ रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए और अटैक्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि रोज अटैक करता है इजराइल आजकल भी। तो ये शर्तें इजराइल पूरी करेगा कि नहीं, क्योंकि इजराइल में कोई पीस पार्टी है नहीं असल में। यानी नेतन्याहू भी आक्रामक हैं और जो ऑपोजिशन है वो भी गाजा में एथनिक क्लेंजिंग चाहती है। नफ्ताली बेनेट और यार लपीद, ये दोनों जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, और नेतन्याहू भी वहां पे एथनिक क्लेंजिंग चाहते हैं। तभी उन्होंने वहां पे ना खाना, ना पानी, ना बिजली, ना रिकंस्ट्रक्शन कुछ होने नहीं देते। वो चाहते हैं कि जिंदगी इतनी दूभर कर दी जाए कि वहां से वो लोग भाग जाएं और वो जमीन पे हथियार लें। तो क्या वो मानेंगे, और क्या ट्रंप उतना प्रेशर बना पाएंगे इजराइल पे? और क्या हमास बस अपने सारे हथियार दे के, क्योंकि हमास ने कहा हम हैवी वेपन्स देंगे, तो क्या लाइट वेपन्स भी वो हैंड ओवर कर देंगे हमास और बिल्कुल ही अपने आप को खत्म कर देंगे? अभी क्लियर नहीं है बात। तो और इजराइल में इलेक्शन भी होने वाला है अक्टूबर में। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि मुश्किल है कि इतनी जल्दी वहां पे अमन और शांति वापस आ पाएगी। और गाजा के लोग तो छोड़ नहीं रहे, बावजूद उसके कि जिंदगी काफी मुश्किल बनाई हुई है इसराइल ने वहां पे। तो लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से ये मामला सुलझेगा। ट्रम्प कुछ कुछ कोशिश करते रहेंगे, पर उसका क्या नतीजा निकलेगा कुछ साफ नहीं है इस वक्त। इलेक्शन के रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है कि क्या होगा अक्टूबर में इलेक्शन में, और नवंबर में अमेरिका में क्या होगा फिर इलेक्शन में। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इस वक्त कहना मुश्किल है कि असल में ये होगा कि नहीं होगा साफ। आज बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी स्पेन से है। स्पेन के स्यूटा बॉर्डर पर बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो 24 घंटे में करीब 49,000 इमिग्रेंट्स मोरक्को से ज़मीन और समुद्र के रास्ते स्यूटा में दाखिल हुए। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि स्पेन ने स्यूटा में सेना तैनात कर दी। थोड़ा भूगोल समझिए। स्पेन के नीचे आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रहा होगा। यही समुद्री रास्ता यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अफ्रीका के नॉर्थ में स्पेन का छोटा सा शहर स्यूटा है। ये अफ्रीका में है लेकिन स्पेन का हिस्सा है। यही वजह है कि बरसों से ये इलाका यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स माने प्रवासियों के लिए एक बड़ा एंट्री पॉइंट रहा है। इस बार लोग समुद्र के रास्ते तैर कर भी स्यूटा पहुंचे। अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इसी के हैं। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस अफरा तफरी में लगभग 18 लोगों की जान भी गई है। स्यूटा की स्थानीय सरकार ने मैड्रिड से और ज़्यादा पुलिस और सेना भेजने की मांग की है। उनका कहना है कि इमिग्रेंट सेंटर्स भर चुके हैं, सैकड़ों लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं स्पेन का कहना है कि मोरक्को की सरकार हालात संभलने में मदद कर रही है। दोनों देशों ने इलीगल तरीके से आए लोगों को जल्द वापस भेजने पर भी सहमति जताई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक सीमा पार क्यों पहुंचे, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। वहीं ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी इस पर अपनी बात रखी। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि स्यूटा से जो तस्वीरें आ रही ठीक नहीं है। हम किसी को भी बिना नियम माने यूरोप में घुसने नहीं दे सकते। जान जोखिम में डालकर सीमा पार करना बंद होना चाहिए। स्यूटा में इससे पहले भी 2021 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। सिर्फ 2 दिन में 8,000 से ज़्यादा प्रवासी सीमा पार कर गए थे। आज के हालात ने उस दौर की, उस घटना की तस्वीरें, यादें ताज़ा कर दी। अगली सुर्खी नेपाल से है। यहाँ सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इंडियन बॉर्डर से सटे सप्तरी जिले के कुछ इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। पड़ोस के सुनसरी जिले में हिंसा के बाद भारी प्रदर्शन चालू हो गए हैं। लगभग 4 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इनमें शामिल हैं सुनसरी, सिराहा, धनुषा और सप्तरी। रिपोर्ट्स की माने तो हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। तमाम लोग घायल हैं। इनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। हिंसा की शुरुआत 26 जुलाई को सुरसरी जिले से हुई थी। 2 धार्मिक गुटों के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। लाउड स्पीकर और झंडों को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते देखते हिंसा बढ़ गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद हिंसा की ये आग दूसरे जिलों तक भी फैली।
भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा थोड़ी और चाक चौबंद कर दी गई है। दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, हिंसा की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टैलेंट ऑफ देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।